हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है 7, इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट और ये वाला वीडियो है इसका क्विक रिवीजन वीडियो। ठीक है, बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको उसके एंट्री वाले स्लाइड के ऊपर। प्योर रेजिस्टर क्या होता है, प्योर इंडक्टर क्या होता है, प्योर कैपेसिटर क्या होता है, ये सब अपने पास यहाँ पे एक टेबल के तौर पे यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर फेज डिफरेंस की जहां तक बात की जाएगी ना, तो रेजिस्टर में अगर चेक करें तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। ठीक है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर आप बात करते हैं प्योर इंडक्टर की, तो इंडक्टर में क्या है, करंट जो है वो लैग कर जाता है बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। और कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड कर जाता है। करंट अगर लीड करेगा तो वोल्टेज लैग करेगा। ठीक है, बाय फेज एंगल ऑफ कितना था, 90 डिग्री के बराबर। अब उसके बाद ये इसके फेजर डायग्राम्स यहाँ पर बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे पहले एक आध छोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए अच्छे से। देखिए, एक होता है आर इंटू सी। जैसे आप आर और सी को सॉल्व आउट करेंगे ना, डायमेंशनली टाइम के बराबर आता है, इसलिए इसे टाइम कांस्टेंट भी कहा जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब आप इसको भी डायमेंशनली सॉल्व करेंगे ना, तो वो भी टाइम के बराबर ही आता है, इसको भी अपन टाइम कांस्टेंट ही कहते हैं। ठीक है, जहां तक रजिस्टर की बात है, इंडक्टर की बात है और कैपेसिटर की बात है, तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। इंडक्टर में देयर इज अ फेज डिफरेंस, कैपेसिटर में भी देयर इज अ फेज डिफरेंस। लेकिन उसके पहले आप लोग को ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो एक काम करो, पहले अपन चेक करते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो, डीसी में जो करंट होता है ना, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम यार। डीसी में जो करंट है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अगर एसी की बात करें तो एसी में जो करंट है दैट इज फॉर श्योर अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सबसे क्लासी जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, वो ऐसा तरीका होता है। ठीक है, करंट गो समथिंग लाइक दिस, और ये जो टॉप वैल्यू होती है इसको अपन कहते हैं पीक करंट। आई नॉट से करेंगे इसको अपन रिप्रेजेंट। ठीक है, अब जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, उसके बाद साइन ओमेगा टी, या फिर आप अगर चाहें तो आप इसका कॉस का फंक्शन भी ले सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के तौर पे। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये अपने पास में स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहीं पे अपन बात शुरू करते हैं अबाउट द मीन करंट। ठीक है, तो सर मीन करंट कैसे निकलता है? मीन करंट जो होता है ना, दिस इज बेसिकली 0.637 टाइम्स ऑफ पीक करंट, या फिर आप इसको 2/पाई टाइम्स ऑफ पीक करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, वहीं जो आरएमएस करंट होता है, आरएमएस हो गया, वर्चुअल हो गया, इफेक्टिव हो गया, रेटेड हो गया, कोटेड हो गया, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका वैसे एक्सप्रेशन होता है 0.707 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, एंड दिस इज आई नॉट बाई √2 के बराबर। ठीक है, आगे आप लोग को ये वाली बात समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि मीन करंट क्या होता है, उसके बाद फिर अपने पास आरएमएस करंट क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं लेकर के आता हूँ इसी वाले पॉइंट के ऊपर कि एसी अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले तो आप लोग के दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए अच्छे से कि इफ समथिंग इज लीडिंग, ठीक है, इफ समथिंग इज लीडिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ समथिंग इज लीडिंग तो एंगल इज पॉजिटिव, और अगर इफ एंगल इज पॉजिटिव देन उसको लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। वेयर एज इफ समथिंग इज लैगिंग, ये फेजर कॉन्सेप्ट है, अगर कुछ लैग कर रहा है इसका मतलब एंगल निगेटिव है, और एंगल निगेटिव है तो उसको लिया जाएगा सर कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपसे बात करते हैं एसी अक्रॉस ओनली या रजिस्टर। तो ये अपने पास में रजिस्टर है, इसको अपन एक एसी का फीड दे करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो है ना वो सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, नो फेज डिफरेंस। लेकिन अगर आप बात करते हैं अबाउट एन इंडक्टर, तो इंडक्टर में बेसिकली क्या, इसका इंडक्टेंस सेल के बराबर था, ये आपने एक एसी का सोर्स फीड कर दिया। इंडक्टर में क्या होता है कि करंट जो है ना वो लैग कर जाता है, करंट लैग कर जाता है तो वोल्टेज लीड करेगा बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं अबाउट अ कैपेसिटर,
यू हैव अ कंडेंसर लाइक दिस, ठीक है, और हमने इसमें एक एसी का सोर्स फीड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर यहाँ पर भी जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, और कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड कर जाता है, वोल्टेज जो है वो लैग कर जाता है। तो करंट लीड करेगा ईएमएफ को बाय अ फेज एंगल ऑफ कितना π/2, तो करंट लीड्स ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है क्या? यस सर, ये वाली बात बेहतरीन तरह से समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलता हूं सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, इंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो सर इंडक्टर वाले केस में क्या चीजें होने वाली है, जरा गौर करते हुए चलना। इंडक्टर जब होता है ना, तो इंडक्टर में जो अपने पास ईएमएफ है उसकी इक्वेशन अपन लिखते हैं E = E0 sin ωt, लेकिन जो करंट है वो लैग कर जाता है, तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी सर? उसकी इक्वेशन आती है I = I0 sin ωt माइनस का π/2, ठीक है। अब इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, x सबस्क्रिप्ट l से करेंगे उसको रिप्रेजेंट, फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा सर? ओमेगा l के बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बात करेंगे अबाउट अ कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर में लॉजिक क्या होता है सर? जरा गौर करते हुए चलेगा इसके ऊपर अच्छे से। कैपेसिटर में अगर आप ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ अपने पास में क्या हो जाएगा? E0 sin ωt, ठीक है, और अपने पास में करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा I = I0 sin ωt प्लस का π/2, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर करना क्या होता है कैपेसिटर में, देखो हर डिवाइस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो कैपेसिटर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/ωc, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक डीसी का सप्लाई है तो डीसी के सप्लाई में देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा = कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो चुकी है तो 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी, तो XC बिकम्स इन्फिनिटी। इसका मतलब एक कैपेसिटर जो है ना वो डीसी के सोर्स को इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, डीसी पास ही नहीं कर सकता है थ्रू अ कैपेसिटर। ये वाला फंडा आ गया समझ में सर? बिल्कुल, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से समझ में आ चुका है। चार्ट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो लेके रख लिया होगा। अब आपको लेके आऊंगा मैं यहाँ पे इसके एलसीआर सीरीज सर्किट के ऊपर, जहां पे हम इंपीडेंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। एलसीआर का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू विल हैव अ रेजिस्टर, यू आर गोइंग टू हैव एन इंडक्टर एंड यू आर आल्सो गोइंग टू हैव अ कैपेसिटर ओवर हियर, ठीक है। रेजिस्टर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, इसको अपन ने फीड करा एक एसी के सोर्स के साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना आप इसमें रेजिस्टेंस के लिए R + XL + XC नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कुछ फेज का डिफरेंस होता है जिस वजह से कुछ अलग फॉर्मूला आएगा। तो एसी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है इंपीडेंस, जिसको हम करेंगे Z से रिप्रेजेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √R का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? XL - XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस है उसको निकालने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है, मैं आप लोग को जरा बता दूं। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा पहले इंपीडेंस ट्रायंगल के ऊपर। सर व्हाट इज द इंपीडेंस ट्रायंगल? देखिए करंट और वोल्टेज में जो भी फेज डिफरेंस आ रहा होगा उस फेज डिफरेंस को हमने यहाँ पे लेके रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Z, यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा XL - XC। तो आप यहाँ पे जब tan phi निकालेंगे ना, तो tan phi अपने पास में क्या हो जाएगा सर? XL - XC ओवर R, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंपीडेंस ट्राइंगल से निकाला गया फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? ½ L², वो हम लोग देख चुके थे इसके प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। तो एलसीआर, हाँ वही सीरीज सर्किट है, सेम फेज डिफरेंस है जो कि मैंने आप लोगों को बता करके रखा हुआ था, ठीक है। ये वाली भी चीज सेम थी, फेज डिफरेंसेस 90 डिग्री के बराबर का था। और इंपीडेंस का फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, Z = √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस का XC का होल स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आ रहा है रेजोनेंस का, ठीक है। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग ना एवरेज पावर का जो पूरा फंडा होता है जरा एक बार वो समझ लें, ठीक है। सर एवरेज पावर कितनी एसोसिएटेड होती है? पहली बात तो ये समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूं ना कि प्रॉपर फुल फ्लेज फॉर्मूला क्या होता है पावर का, तो ये फॉर्मूला होता है सर E वर्चुअल I वर्चुअल cos phi, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे ये जो आप लोग को P दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली द ट्रू पावर। ये जो आप लोग को P दिख रहा है दिस इज बेसिकली द ट्रू पावर, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ये E वर्चुअल I वर्चुअल नजर आ रहा है ना, इसे कहा जाता है सर अपेरेंट पावर, ठीक है।
इसे कहा जाता है सर अपेरेंट पावर। और यहाँ पे जो आपको cos फाई नजर आ रहा है ना सर, इस cos फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, इस cos फाई को हम क्या कहते हैं सर, इस cos फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है, अगर ओनली रजिस्टर है तो ओनली रजिस्टर में फेज डिफरेंस इज 0। तो अगर ऐसी बात है तो पावर हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पावर इज इक्वल टू ई वर्चुअल आई वर्चुअल। ठीक है, अगर मान लीजिए ओनली इंडक्टर है तो ओनली इंडक्टर में फाई फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, तो पावर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। और आखिरी केस है अगर ओनली कैपेसिटर है तो यहां पर भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। ऑब्वियसली करंट यहां पे लीड करता है बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। पावर भी अपने पास में कितना हो जाएगा सर, सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर हो जाएगा, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल ये वाला फंडा समझ में अच्छे से आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजोनेंस नाम की चीज होती है। देखो रेजोनेंस में क्या होता है ना, रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके करस्पॉन्डिंग सर्किट मैक्सिमम करंट देना शुरू कर देता है। ठीक है, नाउ करंट विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम। ठीक है, करंट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ जेड जो है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी कब, ओनली व्हेन XL माइनस XC का जो होल स्क्वायर है वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, मतलब XL इक्वल टू XC के बराबर हो सकता है फिर तो XL इक्वल टू XC, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इसको अपन कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे सर, रेजोनेंस कंडीशन। XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC, और ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC के बराबर हो जाएगा। इसे अपन कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बेहतरीन तरह से बैठ गई है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से चमक गया है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। अब यहां पर ना एक चीज और देख लो, ये तो अपना हो चुका ना। ठीक है, एक चीज यहां पे और देख लो, उसको अपन कहते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एसी पर ही काम करता है। ट्रांसफॉर्मर का बेसिकली काम होता है कि वो एसी वोल्टेजेस को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, जो नाम थे ना उसके स्टेप अप और स्टेप डाउन वो वोल्टेज के पैरामीटर पर बेस्ड है। ठीक है, इफ अ ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो वो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहा है, इफ अ ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तो वो वोल्टेज की वैल्यू को घटा रहा है। ठीक है, इसका सेटअप कैसा बनता है सर, इसके सेटअप में कुछ नहीं है, ऐसे अपन लैमिना लेकर के चलते हैं। ठीक है, ऐसा अपन ने एक बहुत ही शानदार सा जानदार सा लैमिना बना करके रखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा पूरा लैमिना अपने पास बनता रहेगा। ठीक है, ओके सर, ये एक और बनाया तो बस, ओके सर डन। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहां से इसको अपन इनपुट देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनपुट के यहाँ पे कम टर्न्स होंगे, 1 2 3, और बस कंट्रोल करने के लिए स्विच लगा के रख दिया। ठीक है, ये अपने पास में इसका प्राइमरी वाला सेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे सेकेंडरी में क्या है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आगे बात समझ में? यस सर, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स को आपने इंटेंशनली बढ़ा दिया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का ही पूरा गेम होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो स्टेप अप बन जाएगा, अदरवाइज स्टेप डाउन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगा करके रखा हुआ है, इस पे आप आउटपुट निकाल लेंगे। ये लोड रेजिस्टेंस था, आपने इसके अक्रॉस में आउटपुट निकालना होता है। ठीक है, तो स्विच को जरा अपन क्लोज कर देते हैं ताकि सर्किट पूरा एक्टिवेटेड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी फ्लक्स का लिंकेज प्राइमरी वाले साइड में होगा उतना ही फ्लक्स का लिंकेज सेकेंडरी वाले साइड में होता है पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स at the primary वाला side is equals to rate of change of magnetic flux at the secondary वाला side। ठीक है, तो rate of change of flux is equals to EMF induced per unit number of turns। ठीक है, EMF induced in primary side upon number of turns in the primary side is equals to EMF induced on the secondary side upon number of turns of the secondary side। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है कि EMF induced in the secondary वाला साइड जो है ना अपने पास में, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, NS
अपॉन एन पी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इंटू यहाँ पर हो जाएगा ई पी के बराबर। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये सर ये वाली बात समझ में आ गई है। अब जरा ध्यान देंगे आप बहुत ही शानदार सी चीज पे कि जो ये एन एस अपॉन एन पी है ना, इस पर जरा फोकस करना। एन एस अपॉन एन पी, इसको अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको अपन? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज समझने को मिलती है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब जरा ध्यान देना, अगर ऐसा होता है ना कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है, प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी में कम है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग ईएमएफ सेकेंडरी में ज्यादा हो जाएगा, प्राइमरी में कम हो जाएगा। मतलब इनपुट दिया कम वोल्टेज पे, आउटपुट मिला ज्यादा वोल्टेज पे, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बन गया। और ये स्टेप डाउन बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम कर दीजिए, प्राइमरी में ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी में टर्न्स कम है, प्राइमरी में टर्न ज्यादा है, रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा, तो सेकेंडरी का ईएमएफ जो है वो प्राइमरी के ईएमएफ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट कम मिलेगा वोल्टेज के तौर पे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और ध्यान रखना कि वॉट एवर यू गेन इन वोल्टेज इज exactly the same whatever you lose in current। ठीक है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो फिर करंट कम भी हो जाता है। ठीक है, वहीं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वॉट एवर यू लूज इन वोल्टेज इज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट इन व्हाट यू गेन इन करंट। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो जाता है तो सेकेंडरी में करंट जो है वो बढ़ जाएगा एज वन कंपेयर टू प्राइमरी वाला सेक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आप लोगों के दिमाग में बहुत ही जानदार शानदार तरह से बैठ चुका होगा। ओके सर, बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे ना लॉसेस बेसिकली 5 तरह के होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस में कौन कौन से आते हैं सर? कॉपर लॉस आता है, आयरन लॉस आता है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन के अंदर मैं आपको इन सारे पॉइंट्स का एक बार ये नामकरण करवा रहा हूँ। ठीक है, कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, उसके बाद लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो रहा है तो वो भी एक तरह का लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास में क्या आता है? हिस्टेरेसिस लॉस। लगातार लगातार क्या हो रहा है यहाँ पे? मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर हो रहा है डीमैग्नेटाइज वो कॉइल। ठीक है, इसके वजह से भी यहाँ पे एक लॉस होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। और आखिरी अपने पास में क्या होता है सर? एक होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये जो हमिंग नॉइज आती है ना, वो एक तरह का क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो ये अपने पास में लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर हो जाएंगे। और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।